Hi, I am Ritesh Kumar. I am a physics teacher. In present time, I help those students who are preparing for JEE and NEET. Which of the following charges? Following charge can be क्या है क्वेश्चन में है possessed by a body। इसमें कुछ चार्ज दिया हुआ है, हम उसको लिखते हैं। सबसे पहला आपका दिया हुआ है 32 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। दूसरा दिया हुआ है 0.72 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। और तीसरा दिया हुआ है 800 इंटू 10⁻21 कूलम। यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। करते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से जो चार्ज दिया हुआ है वो कौन कौन एक बॉडी पर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे। तो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, Q इक्वल टू एन ही होता है। तो हम लोग को ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ाते वक्त एक एग्जांपल के थ्रू लेके समझाए थे। तो वहां पे हम लोगों ने क्या निकाला था, Q अपॉन E का पहले वैल्यू निकालेंगे जो कि n के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि हम Q अपॉन E का पहले वैल्यू निकालते हैं। a में Q क्या है 32 इंटू 10⁻⁻20 और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये वाला अगर हम जीरो को हटाएंगे तो ऊपर ये चला जाएगा 10 के रूप में, और ये हो जाएगा 10⁻⁻20 और 10 क्या हो जाएगा 10⁻⁻19 हो जाएगा। और इधर क्या रहेगा आपका 32 रहेगा। और ये जब पॉइंट यहाँ से हटा दिए तो हो जाएगा 16 गुना यानी 16 गुना 10⁻⁻19। तो ये आपका कैंसिल हो गया और ये हो गया 2। मतलब n का वैल्यू 2 आया। और वहां एक कंडीशन था कि n जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, n क्या है, n बराबर 2 आया और 2 क्या है, एक इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज दिया हुआ है ये बॉडी पे हो सकता है या बॉडी के द्वारा पोजेस किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को हम लोगों ने काफी आसानी से सॉल्व कर दिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं बी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया। बी में क्या कर रहा है, बी में जो चार्ज दिया हुआ है वो दिया हुआ है इतना, तो हमेशा हमको वही करना है। एन अपॉन क्या होता है, एन इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ई। तो क्यू अपॉन ई का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। क्यू दिया हुआ है 0.72 इंटू 10⁻⁻18 और ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपल चीज है।
क्या करते हैं कि हम लोग ये जो जीरो करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा, और ये जीरो यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा। चलिए कुछ कैंसिल ये सब कर देते हैं। अब ऊपर हो जाएगा 72 इंटू 10⁻⁻17 हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा कितना 16 इंटू 10⁻⁻17। ये तो कैंसिल ही हो गया, 4 से 18 हो जाएगा, 4 से 16 हो जाएगा, सॉरी 4 से हम 16 को डिवाइड करेंगे कितना होगा 4 होगा, और इसको हम लोग 18/4 यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी के 4 2 18 यानी कि 4.5, यानी 4.5 क्या आया, n इक्वल टू आया 4.5। मतलब क्या हुआ, n का जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं, वहां तो कंडीशन क्या करता था, n का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए तभी वो चार्ज बॉडी पे हो सकता है। मतलब यह हुआ कि इस केस में जो चार्ज दिया हुआ है वो बॉडी के द्वारा पोजेस नहीं किया जा सकता है, या बॉडी पे चार्ज संभव नहीं है, क्योंकि यह क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो नहीं करता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी उसी प्रकार से कंसेप्ट को अप्लाई किया जाएगा जैसे ए और बी में अप्लाई किए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन E। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 800 इंटू 10⁻⁻21, और E का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब सॉल्व करना है, करते हैं। तो इस अगर हम पॉइंट को हटाएंगे क्या होगा, इस पॉइंट को हटाने से ऊपर एक 10 चला जाएगा, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और इसको करेंगे कितना होगा 10⁻⁻20 और 10⁻⁻90 यानी 10⁻⁻1 यानी कि 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, यानी कि n का वैल्यू क्या आया 5, और 5 क्या है इंटीजर है, मतलब कि यह क्वांटाइजेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब Q इक्वल टू 800 इंटू 10⁻⁻21 कूलम चार्ज बॉडी के द्वारा पोजेस किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कूलम्ब्स लॉ से। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो चार्ज दिया हुआ है यानी पॉइंट चार्ज।
Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू भी दिया हुआ है। Q1 इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम्ब एंड Q2 इक्वल टू ऑल्सो 3 माइक्रो कूलम्ब। दोनों के बीच सेपरेशन दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है फाइंड आउट द magnitude of force applied by charge Q1 on Q2। यानी कह रहा है कि Q1 चार्ज के द्वारा Q2 चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? कूलम्ब लॉ में पढ़ चुके हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्या पढ़ चुके हैं? 1/4 इप्सिलॉन था, लेकिन यहाँ पर हम लोग इप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। मीडियम के बारे में जब कुछ भी नहीं दिया रहे तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि मीडियम वैक्यूम है, और वैक्यूम का परमिटिविटी क्या होता है? इप्सिलॉन नॉट, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एक था यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, इसको हम बोलते थे R21 बोलते थे। तो दोनों साइड अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी कि दोनों साइड मॉड ले लेंगे, क्या हम लोग को मिलेगा? दोनों साइड मॉड ले लेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसमें पुट कर देना है। तो कर लेते हैं। 1/4 इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 माइक्रो कूलम्ब, लेकिन इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम आंसर जो लाना चाहते हैं वो SI यूनिट में लाना चाहते हैं। तो 3 × 10⁻⁻6। Q2 के साथ भी वही करेंगे, 3 × 10⁻⁻6 अपॉन R क्या है? सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। R स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 81, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 81 से 81 कैंसिल हो गया। अब ऊपर हो जाएगा 10⁻⁻12 और 10⁻⁹ 10⁻³ और 10⁻⁴ से इसको डिवाइड करना है, यानी कि क्या हो जाएगा? 10। यानी कि हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। तो जो Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 10 न्यूटन। उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी कूलम्ब लॉ से ही है।
लेकिन इस बार क्वेश्चन जो है वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। स्केलर फॉर्म में तो कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है और सारे स्टूडेंट इसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में वही कूलम्ब पूछा जाता है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं हो। हर तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड अब सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक फिगर दिया हुआ है। ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे 3,0 पे Q1 इक्वल टू 5/2 माइक्रोकूलम्ब प्लेस किया हुआ है और बी पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,4 इस पे रखा हुआ है Q2 इक्वल टू कितना 5 माइक्रोकूलम्ब। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। Calculate the force experienced by charge Q2 due to charge Q1 in vector form। मैंने पहले ही बोला था कि इसमें आपको वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहीं से निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, यानी Q1 चार्ज के द्वारा Q2 चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको कैलकुलेट करना है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जो वेक्टर फॉर्म वाला रिलेशन पढ़े थे वही यूज करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म वाला रिलेशन को हम लोग यहाँ लिखते हैं F21 यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट U1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21। यहाँ पे हम लोगों के सामने दो चैलेंज है, यानी कि स्मॉल r का वैल्यू कैलकुलेट करना है और एक यूनिट वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम बारी बारी से दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल r का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है x1 माइनस x2। जैसे इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2। तो क्या होता है x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 0
3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 9 प्लस 16 यानी कि 25 करेंगे तो यह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ एक चीज और लिख लीजिए, x जो है सेंटीमीटर में है, ये भी क्वेश्चन में था मैंने छोड़ दिया था, और y भी जो है सेंटीमीटर में है। तो x और y सेंटीमीटर में है तो स्मॉल r का वैल्यू क्या किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो हम लोगों ने इस प्रकार से क्या कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया स्मॉल r का वैल्यू। अब हम लोग को निकालना है यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है किसके द्वारा चार्ज q2 ड्यू टू चार्ज q1 यानी q1 के द्वारा q2 को लग रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे R2 माइनस R1 अब बटा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उसके बीच सेपरेशन R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q2 क्या हो जाएगा 4j कैप पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1 3i कैप अपॉन सेपरेशन तो 5 ही आया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों चीज को कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसमें हम प्लेस कर देंगे। तो प्लेस करने से हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। प्लेस करने से हम लोग आंसर को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग करते हैं अब इसको प्लेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 Q1 को पहले हम कन्वर्ट कर देंगे स्टैंडर्ड यूनिट में यानी कि कूलम में कन्वर्ट कर देंगे। Q2 को भी हम कन्वर्ट कर देंगे स्टैंडर्ड यूनिट में अपॉन R स्क्वायर, R का वैल्यू आया 5, ठीक है। लेकिन इसको हमको कन्वर्ट करना है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे ताकि आंसर हमारा ऐसा यूनिट में आए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम लोगों को क्या पुट करना है, यूनिट वेक्टर का वैल्यू पुट करना है, यहां से पुट कर देंगे 4j कैप माइनस 3i कैप अपॉन 5। तो इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इस 2 को हम लोग नीचे प्लेस कर देते हैं। 5 इंटू 5 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया। अब है 9/2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻12 ये हो गया 10⁻⁻3 और ये हो जाएगा 10⁻⁻4। तो डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 5 को हम इधर ही कर देते हैं। और बाकी का जो एक्सप्रेशन है उसको एज यूजुअल हम प्लेस कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना 36j कैप माइनस 27i कैप।
तो वेक्टर फॉर्म में आया और इसके आगे यूनिट्स को भी आप अटैच कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। लेट्स सोल्व इट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मीडियम से रिलेटेड है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2, वैल्यू दिया हुआ है Q1 इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर। और जो दोनों चार्ज यानी पॉइंट चार्ज जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 4। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट the magnitude of force experienced by Q1 due to Q2। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग कूलम लॉ पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि Q1 चार्ज जो Q2 पे फोर्स अप्लाई करता है या Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स अप्लाई करता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो अभी हम लोग कुछ समय पहले मैग्नीट्यूड को निकाले भी थे तो बार बार नहीं निकालते हैं। F इक्वल टू हम लोग निकाले थे क्या 1/4 पाई, यहाँ एप्सिलॉन लिखना होगा क्योंकि यहाँ मीडियम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यानी कि मीडियम में हम वैक्यूम नहीं है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। F को क्या है मैग्नीट्यूड हम मान रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इसमें एप्सिलॉन का हमको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग कैसे पुट करेंगे? इसके लिए हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज करना होगा इंफॉर्मेशन का। तो यहां से एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और k का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4, यानी कि एप्सिलॉन का जो वैल्यू आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हम लोग लिखेंगे, और जो 4 है उसको हम इधर साइड कर देंगे, Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, सिंपली बस वैल्यू रख देना है। ऐसा करते हैं हम लोग कुछ पार्ट को इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस हम लोग के पास हो।
इसको भी इरेज कर दीजिए। एक्सप्रेशन तो हम लोग के पास आसान हो चुका है। तो अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ Q1 इक्वल टू क्या देगा 3 माइक्रो कूलम, इसको कूलम में कन्वर्ट कर देंगे। Q2 को भी हम लोग कूलम में कन्वर्ट कर देंगे अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 4r², 4 इंटू और r² को हम लोग क्या करेंगे, r² आ जाएगा 36। इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से हम लोगों को सॉल्व करना होगा, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3/8 इंटू और ये तो 10 ही आ जाता है, तो सॉल्व कीजिएगा कितना होगा 50/4। इसको और फर्दर सॉल्व कर देते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने यही निकाला कि Q1 चार्ज Q2 चार्ज के द्वारा जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3.75 न्यूटन होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लिया। सारे क्वेश्चन काफी ही बेसिक से उठाए गए हैं ताकि आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। तो एक बार आपका अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और एटलीस्ट आपके अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, लेकिन आप उसे अटेम्प्ट जरूर लेंगे। इसलिए बेसिक को काफी ही अच्छे से समझना भी है और क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो हम लोगों ने कूलम्ब लॉ के बाद पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसी से है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सर्किल की तरह पूरी नहीं बना है, लेकिन इसको अज्यूम कर लीजिए कि सर्किल ही है। ओ जो है सेंटर है, इस पॉइंट पे पॉइंट चार्ज Q1 रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो है डायमीटर वाला पॉइंट समझ लीजिए, यहाँ Q2 रखा हुआ है, और ओ पॉइंट पे Q0 चार्ज रखा हुआ है, और रेडियस जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए क्या इसमें पूछ रहा है, इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q0 इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम्ब, then find out
द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स experienced by Q नॉट। सॉल्यूशन हम लोग इसका क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि Q नॉट चार्ज पे दो जो चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। ठीक है, तो इस केस में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। तो इसमें हम F1 F2 मान लेते हैं। F1 है फोर्स ऑन ड्यू टू Q1, F2 है फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2। ठीक है, अगर F नेट मान लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस F2। F नेट क्या है, Q नॉट चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स है, तो वो दोनों फोर्स का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक कुछ हम लोग करते हैं जिससे आसान हो जाए। इसको हम लोग x मान लेते हैं, x एक्सिस के अलॉन्ग, और इसको मान लेते हैं कि y एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये O है, इसको ओरिजिन पे मान लेते हैं, इससे फायदा हो जाएगा। जैसे कि F1 और F2 के लिए काफी ही ऐसा करने से फायदा हो जाएगा। F1 इक्वल टू हमको मैग्नीट्यूड सबसे पहले लिखना है, जो Q1 चार्ज Q नॉट पे लगा रहा है, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और इस केस में क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है और सेम साइन है, सिंपली सेम साइन है। ठीक है, यानी कि लाइक चार्ज है, तो रिपल्सन होगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा, और इधर की ओर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। उसी प्रकार से F2 के लिए भी हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, Q2 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। Q2 भी इसको फोर्स लगाएगा, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रिपल्सन फोर्स है, मतलब कि उसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर लिखना होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है, तो उसका भी हम लोग कुछ करते हैं जिससे आंसर तक पहुंच सके। यानी कि अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कोई C मान लेते हैं कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट ही आएगा, माइनस सी आई कैप बोल सकते हैं। और उसी प्रकार से F2 को भी हम क्या बोल सकते हैं, माइनस सी जे कैप बोल सकते हैं। अब जो F नेट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस सी आई कैप माइनस सी आई कैप माइनस सी जे कैप। बाद में हम लोग सी का वैल्यू प्लेस कर देंगे, लेकिन हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो मैग्नीट्यूड इस फॉर्म में अगर वेक्टर दिया रहता है तो मैग्नीट्यूड निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है, एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर हम लोग करते हैं, और वाई कंपोनेंट का भी स्क्वायर करते हैं। जेड तो है ही नहीं, तो जेड के लिए सोचना क्या है, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, और इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा √2c। अब हम लोग c का वैल्यू पुट कर देंगे, जो c हम लोग माने थे, क्या माने थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q0 भी लिख सकते हैं, या जो भी आपको लिखने का मन कर रहा है, Q2 Q0 भी लिख सकते हैं, दोनों तो सेम ही आने वाला है, अपॉन आर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है ना। निकालना है तो ऐसा करते हैं, इधर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हम लोग को अब फाइनल आंसर निकालने जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ हम लोग अब निकाल चुके हैं। अब सिर्फ वैल्यू प्लेस करना है, आंसर आ जाएगा। √2 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ ठीक है। Q1 × Q0 दोनों को हम कूलम में कन्वर्ट कर देंगे, अपॉन, और सर्किल का रेडियस कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, बट सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। 9 से 9 कैंसिल, ये हो जाएगा 10, यानी 10√2। और चूंकि सारे कुछ हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट में पुट किया है तो आंसर भी स्टैंडर्ड में आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि Q0 चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना आया, 10√2 न्यूटन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। लाइक करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए आगे भी फिजिक्स के रिलेटेड अच्छे से अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। और इसी प्रकार के अच्छे से अच्छे फिजिक्स के कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करें। यदि इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। थैंक यू।